अरे भाभी, आपने पूरे दिन इतनी मेहनत की है और अब भी आप रात में बाहर जा रही है। तो क्या करूं चंचल, थोड़ा बहुत सामान नहीं है, जैसे पनीर, आलू, प्याज। इसलिए मुझे सब लाने के लिए जाना ही होगा। सोचा था कि शाम में ही जाकर लेकर आऊंगी, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिला। काम ही इतना था। आप चिंता मत कीजिए भाभी, हम हैं ना। हमारे होते हुए आपको तकलीफ थोड़ी दे सकते हैं हम। आप यहीं पर रुकिए और हमें बताइए कि क्या क्या लेकर आना है, तो हम अभी जाकर लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं, खामखा तुम दोनों इतनी तकलीफ क्यों ले रही हो? मैं इतनी भी थकी हुई नहीं हूँ, पर मुझे इन सब की आदत है। मैं यूं जाकर यूं आ जाऊंगी। अरे नहीं भाभी, आप प्लीज आराम कीजिए। आज के लिए आपने बहुत काम कर लिया। हाँ भाभी, हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। आप तो हमें घर में कोई काम भी नहीं करने देती, और अगर आप हमें इतना लाड़ प्यार देंगे तो हम दोनों तो बिगड़ ही जाएंगी ना। इस तरह से प्रेरणा को आराम देकर उसकी नंदे चंचल और दीपिका बाजार चली जाती हैं। बेचारी मेरी प्यारी नंदे, मेरे ससुराल में कितनी खुशहाली है। और मेरी दोनों नंदे तो मेरी सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार करती है मुझसे। एक तरफ मेरा मायका है, वहां पर तो मुझसे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। मनहूसियत के सिवा और कुछ भी नहीं मिला मुझे वहां पर। फिर ऐसे ही एक दिन सब्जी खरीदते समय, और प्रेरणा, तो तिवारी खानदान की बहू बनकर कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा आंटी जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। चलो अच्छी बात है, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। कहा तुम इतने गरीब घराने से आने वाली, और कहाँ पर ये अमीर ससुराल वाले। तुम्हारी तो चांदी ही हो गई। जी ऐसी बात नहीं है। इंसान के अमीर या गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा हो या ना हो, उस इंसान को सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। वही उसकी असली कमाई होती है। चल चल, अब ज्यादा भी शरीफ मत बनो। मुझे तो शक है कि कहीं तुमने सिर्फ पैसों के लिए तो शादी नहीं की ना। उतने में वहां पर उसकी दोनों नंदे आ जाती हैं। काकी जी, आप जरा हद में रहकर बात कीजिए। आप हमसे उम्र में बड़ी हो, इसीलिए छोड़ रहे हैं, वरना अभी के अभी दो चार खींच कर लगाते हम। क्या? हाँ। अरे आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारी भाभी के साथ इस तरह से बात करने की? आप एक प्रकार से यही कहना चाह रही है कि भाभी लालची और बच्चलन है, लेकिन असल में तो लालची और बच्चलन तो आप हो, जो अपनी ही बहू की कमाई खाती हो। अब हम आपको सब सुनाए क्या? अरे आपका बेटा तो एक रुपया भी नहीं कमाता, घर में सब कुछ आपकी बहू ही करती है। अरे आपको और आपके बेटे को तो शर्म आनी चाहिए। अब तुम दोनों कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अरे रहने दो ना, और तुम दोनों शांत हो जाओ। ऐसे कैसे शांत हो जाए भाभी? इन्होंने आपको कितना कुछ कहा है, तो हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? गन बकेगी तो गंध ही सुनने को मिलेगा। इसीलिए दोबारा से ना तो सिर्फ हमारी भाभी के साथ, बल्कि किसी और के साथ भी ऐसा बर्ताव करने के बारे में सोचना भी मत। समझी ना आप? उस औरत की बोलती बंद पड़ जाती है, और अपनी नंदों का ये साथ देखकर प्रेरणा बहुत भावुक हो जाती है। अरे भाभी, आप रो क्यों रही हो? मैं रो नहीं रही, ये तो खुशी के आंसू है। मुझे मायके में कभी प्यार नहीं मिला। मेरी दोनों बहनें और माँ पापा ने हमेशा मुझे तकलीफ दी। जब कोई मुझसे लड़ता झगड़ता तो मेरी बहनें मेरा और मजा लेती और मेरा खूब मजाक बनाती। लेकिन आज तुम दोनों मेरे लिए कितना लड़ी, और तुमने सामने से उन्हें कितना कुछ कहा। आज पहली बार किसी को मेरे लिए इस तरह लड़ते और गुस्सा होते हुए देखा है। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। भगवान तुम दोनों जैसी नंदे हर भाभी को दे। कौन भाभी, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना आपके लिए। और आप भी ये शुक्रिया वगैरह मत कहो। आप हमारे घर की रौनक हो, तो हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं भाभी। चलो, तुम दोनों को भूख लगी होगी ना, तो मैं अभी घर जाकर फटाफट से गर्मा गर्म अदरक मसाले वाली चाय बना देती हूँ।
और साथ ही साथ पकोड़े भी बनाती हूँ। बारिश में ये खाकर बहुत मजा आएगा। अरे वाह, ये सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और वैसे भी आपके हाथ से बने पकोड़े का कोई तोड़ ही नहीं भाभी। आप तो एकदम कमाल के पकोड़े बनाती हो। फिर ऐसे ही एक दिन ये सब लेकर आप कहाँ गई थी भाभी? दरअसल माँ का पैर फिसला है और वो बाथरूम में गिर गई, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। उनका ध्यान रखना है मुझे। माना कि वहां पर मेरी बहनें और पापा भी हैं, पर फिर भी मेरा जी बहुत घबरा रहा है, इसलिए मैं भी वहां चली जाती हूँ। मैंने माँ जी और पापा जी को भी बता दिया है। ये तो बहुत चिंता वाली बात है भाभी, पर आप घबराइए मत। आपकी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। हाँ भाभी, आप अपना ध्यान रखिए और जल्दी वापस आ जाइए। तुम दोनों भी अपना ध्यान रखना, और माँ जी और पापा जी का भी। प्रेरणा के मायके में माँ सुलोचना, पिता महेंद्र और दो बहनें अंकिता और सुरभि रहती हैं। अरे ओ प्रेरणा की बच्ची, खाना अभी तक नहीं बनाया क्या तूने? हमें लगा कि शादी के बाद तो तू जल्दी जल्दी से खाना बनाना सीख गई होगी, लेकिन तू तो बिल्कुल भी नहीं सुधरी। अभी भी एकदम ठीली की ठीली ही है। बस 10 से 15 मिनट और अंकिता, फिर हो जाएगा। अब खाना ध्यान से भी तो बनाना पड़ता है ना, और अगर मैं इसे फटाफट बनाने लगी तो स्वाद बिगड़ जाएगा ना। माँ के लिए मैंने सूप भी बनाया है, जिसे पीने से उनकी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। वैसे तूने मीठे में कुछ बनाया नहीं क्या? हाँ बनाया है ना। मीठे में मैंने शाही टुकड़ा बनाया है। अरे भूल गई क्या आप? शाही टुकड़ा बाकी सबको पसंद आता होगा, पर मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे लिए कुछ और मीठा बना दो। पर सुरभि, जितना कहा है उतना ही कर। अरे मायके का काम अब तुझे बोझ लगने लगा है क्या? अब मैंने ऐसा कब कहा? और कहने की हिम्मत भी है क्या तुझमें? आई बड़ी। चल, अब जल्दी जल्दी में हाथ चला। बेवकूफ कही की। प्रेरणा के मायके में कोई भी उससे अच्छी सी बात नहीं करता। वह तेरी माँ इतनी तकलीफ में है और तू यहाँ सोफे पर लेटकर मस्त आराम कर रही है। तुझे शर्म आनी चाहिए प्रेरणा। क्या यही सब देखने के लिए मैंने तुझे खिला पिला कर बड़ा किया है? मुनहुस कही की। माफ करना पापा, पता नहीं बैठे बैठे कैसी आग लग गई। पर माँ तो सो रही थी ना, तो वो उठ गई क्या? मैं अभी उनके पास जाती हूँ। वो तो कब की उठ गई है। चल जल्दी से जा उनके पास। प्रेरणा फौरन सुलोचना के पास जाती है। अरे मैं कब से तेरी राह देख रही थी, और तू अब आ रही है? माफी चाहती हूँ माँ, बताइए ना मुझे, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए था क्या? रहने दे तू, और जाकर आराम ही कर। तुझे यहाँ पर मेरे देखभाल के लिए बुलाया है, लेकिन तू तो अपनी अलग से ही छुट्टियां मना रही है। अरे नहीं माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला कि बैठे बैठे आप कैसे लग गई। झूठी कहानियां बनाना भी कोई तुझसे सीखे। अरे नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ। खैर, चल ये सब अब छोड़, और जाके मेरे लिए वही सूप बना जो तूने कल बनाया था। उसे पीकर वाकई में मेरी चोट पर आराम पड़ा है। चलो अच्छी बात है माँ, मैं अभी आपके लिए वह सूप बना कर लाती हूँ। सबके लिए इतना करके भी सब प्रेरणा को भूल ही जाते हैं। फिर शाम में जब सब आपस में बैठकर बाहर से लाए हुए पकवान खा रहे होते हैं, तभी इन लोगों ने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया, और ना ही मुझसे कुछ पूछा भी। मेरे मायके में तो कुछ भी नहीं बदला है। शादी के पहले भी वही हाल था, और शादी के बाद भी वही चल रहा है। आज तो मुझे इन्होंने एकदम पराया ही कर दिया। खैर, वैसे भी इन्होंने मुझे कभी अपना माना ही नहीं था। फिर 2-3 दिनों के बाद प्रेरणा वापस अपने ससुराल आ जाती है। अरे भाभी, दरअसल मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए? लगभग 1.5 से 2 हजार तक। लेकिन प्लीज भाभी, आप इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। माँ ने मुझे ट्रिप के लिए पैसे तो दिए हैं, पर मुझे और पैसे चाहिए।
भैया से नहीं मांग सकती ना। अभी 1 हफ्ते पहले ही उन्होंने मुझ पर बहुत पैसा खर्च किया है, इसीलिए मैं आपसे मांग रही हूँ। पर आप फिक्र मत कीजिए, मेरी इंटर्नशिप के पैसे आने पर मैं आपको पैसे वापस लौटा दूंगी। ठीक है चंचल, वैसे मेरे पास भी इतने पैसे नहीं बचे हैं, बस 2,500 ही बचे हैं। तो तुम पूरे 2,000 रख लो, लेकिन तुम्हारे पैसे आने पर मुझे याद से लौटा देना। जरूर भाभी, थैंक यू सो मच। प्रेरणा चंचल को पैसे देती है, लेकिन अपनी इंटर्नशिप के पैसे आने के बाद भी चंचल प्रेरणा को वो पैसे वापस नहीं लौटाती। चंचल ने तो मुझसे ये कहा था कि पैसे आने पर वो मेरे पैसे वापस कर देगी, लेकिन इसने तो खुद के लिए ही नए कपड़े खरीद लिए और अब भी सहेलियों के साथ पार्टी करके आई है, और इसने मेरे पैसे वापस नहीं दिए। प्रेरणा को इस बात का बहुत बुरा लगता है। फिर ऐसे ही एक रात, अरे भाभी, आज रात मैं घर पर लेट आऊंगी, इसलिए प्लीज आप दरवाजा खोल देना, वरना अगर किसी ने मुझे पार्टी से लेट आते हुए देख लिया, वो भी नशे में धुत, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी भाभी। पर दीपिका, तुम तो जानती ही हो ना कि काम करके मैं भी थक जाती हूँ, तो मुझसे इतनी देर रात तक नहीं जगा जाएगा। प्लीज भाभी, इसे मना मत करो ना। अच्छा बाबा ठीक है, पर ज्यादा लेट मत आना और ज्यादा पीना भी मत। वैसे तो मैं तुम्हें पीने के लिए मना ही करूंगी, पर तुम मानोगी कहाँ। रात में 2 बजे तक जागकर प्रेरणा दीपिका के लिए दरवाजा खोलती है, पर वहीं जब अगले हफ्ते प्रेरणा घर पर लेट आती है, तभी, अरे बोलो ना भाभी, क्या हुआ है? आपने इतनी रात को कॉल क्यों किया है? दरअसल मैं एक फंक्शन में गई थी दीपिका, और वहां से आते वक्त मुझे लेट हो गया। और अगर मैंने घर के डोरबेल बजाए तो बेवजह सभी उठ जाएंगे, इसलिए जरा नीचे आकर दरवाजा खोल दो ना। मुझे पता है कि तुम देर रात तक जागती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ही कॉल किया है। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन आज मैं थोड़ी जल्दी सो गई हूँ, तो आप किसी और को बोलिए। बाय। क्या? अरे पर दीपिका, इसके लिए तो मैं पिछले हफ्ते देर रात तक जगी रही, और आज जब मेरी बारी आई तब ये लड़की सो गई। दोनों नंदों के लिए मैंने हमेशा अच्छा ही किया है, पर अब मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि हद से ज्यादा अच्छा होना भी गलत होता है। अब प्रेरणा भी अपनी दोनों नंद के साथ उसी तरह पेश आती है। अरे भाभी, हमारे साथ शॉपिंग करने चलो ना। अरे नहीं चंचल, तुम ही हो आओ। ओ भाभी, घर बैठे बैठे तो आप बोर ही हो जाओगी, तो चलिए ना मेरे साथ। नहीं चंचल, मैं यहाँ बैठे बैठे बोर नहीं होंगी। वैसे भी तुम्हारे साथ आकर भी तुम मुझसे थैलियां ही पकड़ाओगी, अपनी पर्सनल नौकरानी बनकर घुमाओगी। पर अब वो सब नहीं चलने वाला, इसलिए तुम ही अकेले होकर आओ। क्या? अपनी भाभी का ये रूप देखकर चंचल एकदम हैरान हो जाती है। फिर ऐसे ही एक दिन, अरे भाभी, आज हमारी सहेलियां घर आ रही है, तो एक छोटी सी पार्टी करते हैं। हाँ भाभी, आप भी उसमें शामिल होना। ठीक है चंचल, वैसे भी आज प्रीतम भी नहीं है, और ना ही माँ जी और पापा जी हैं, तो कर लेते हैं पार्टी। हाँ भाभी, बहुत मजा आएगा। कोल्ड ड्रिंक्स तो हम बाहर से खरीद लेंगे, पर नाश्ता तो हम घर पर ही बना लेते हैं। हाँ ठीक है चंचल, तो हम दोनों बाहर से कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं, तब तक आप नाश्ता बनाने लग जाओ। ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान बनाना भाभी, 10 से 12 लड़कियां आ रही हैं। अरे नहीं दीपिका, पहले तुम दोनों बाहर से जाकर आओ, फिर उसके बाद ही मैं बनाऊंगी। पर भाभी, ऐसे तो खामखा वक्त बर्बाद होगा ना, तो आप बनाने लग जाओ ना। अरे नहीं चंचल, पहले तुम दोनों बाहर जाकर तो आओ, या फिर तुम्हें अगर कोल्ड ड्रिंक ही मंगवानी है तो तुम उसे ऑनलाइन मंगवा लो। वैसे ऑनलाइन तो मंगा सकते हैं, लेकिन घर बैठे बैठे हम थोड़ा बोर हो गए थे ना, तो इसीलिए हम जरा टहल कर आते हैं। पैर भी काफी दर्द कर रहे हैं।
तो उन्हें भी थोड़ी मूवमेंट मिलनी चाहिए ना। वो चाहे जो भी हो, लेकिन मैंने सबका ठेका नहीं लेकर रखा है। अरे तुम दोनों तो चली जाओगी बाहर और लौटोगे 1 से 1.5 घंटे के बाद, ताकि सारा नाश्ता मैं ही बनाऊं और सफाई भी मैं ही करूं। ये सब नहीं होने वाला। अगर सिर्फ तुम दोनों की ही बात होगी तो मुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम दोनों की सहेलियां भी आ रही हैं, तो मैं अकेली ही मेहनत क्यों करूं भला? अगर उनके लिए खाना बनाना है तो तुम दोनों को भी मेरी इसमें मदद करनी होगी, वरना तुम्हारी सहेलियों को घर पर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर पार्टी करने की इतनी ही इच्छा है तो तुम दोनों उनके घर पर चली जाओ। और रही बात माँ जी और पापा जी से बात करने की, तो वो भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलूंगी। पर भाभी, पर वर कुछ नहीं। पहले तो तुम दोनों मेरे साथ बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं भी तुम दोनों के साथ बहुत अच्छी रही। लेकिन वक्त के साथ अब मैंने जान लिया है कि मेरी अच्छाई का बस गलत फायदा ही उठाया जा रहा है। इसलिए अब मैं किसी की बातों में नहीं फंसने वाली, और ना ही अब से तुम मेरी अच्छाई का फायदा उठा सकती हो। प्रेरणा की ये बातें सुनकर दीपिका और चंचल दोनों हैरान रह जाती हैं, और उसकी अच्छाई का फायदा ना उठाकर वो दोनों चुपचाप उसकी मदद करती हैं। ये सब क्या है तारा? अरे अभी तेरी शादी हो चुकी है, तो ये जीन्स और टॉप पहनना शोभा देता है क्या तुझे? साड़ी क्यों नहीं पहनी तूने? ओफो माँ, अब उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है इससे क्या मतलब है तेरा? अरे नालायक, एक नई नवेली सुहागन साड़ी में ही अच्छी लगती है। ईश्वरी बहन, आपने इसे कुछ कहा नहीं क्या? अरे चंदा बहन जी, अब आजकल इन सब बातों में कौन इतना मानता है? और मुझे इससे मॉडर्न कपड़े या कुर्ती में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, इसे इतनी भी छूट मत दीजिए कि इसके पर ही निकल आए। ये हमारी बेटी है और हम इसे अच्छे से जानते हैं कि ये किस खेत की मूली है। ये आप क्या बोल रही हो माँ? अरे चुप रहे तू, गधेड़ी कही की। देखिए बहन जी, आप इसे साड़ी पहनने का ही आदेश दीजिए और इस पर इतना लाड़ प्यार मत बरसाइए। जी ठीक है तारा बेटा, कल से तुम रोज साड़ी ही पहना करोगी, ठीक है ना? ठीक है माँ जी। फिर चंदा के जाने के बाद आपने ऐसा क्यों कहा माँ जी? अरे बेटा, तू बस अपनी माँ के सामने ही साड़ी पहना कर, और यहाँ तुझे जो पहनना है तो पहन सकती है। और मैंने तो ये सब इसीलिए कहा ताकि उनका मन उदास ना हो। पर ये तो गलत है ना माँ जी, मेरे मायके वालों का ही दिमाग खराब हो गया है। दुनिया में कितनी तरक्की हो गई है, लेकिन मेरे मायके वालों के दिमाग को क्या हो गया है क्या पता। उसकी तो जरा भी तरक्की नहीं हुई। ऐसा नहीं बोलते बेटा, हर किसी का मन रखना ही पड़ता है। और फिर वो तो तेरी माँ है ना। हाँ माँ जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। जहाँ एक तरफ मायके वाले तारा पर बस शक करते हैं, वहीं ससुराल वालों को उस पर अटूट भरोसा होता है। ऐसे ही एक रोज, अरे बहन जी, ये बिरला हॉस्पिटल कहाँ पर है? मेरा फोन भी अचानक से बंद पड़ गया है, वरना मैं ऑनलाइन मैप पर ही देख लेता। ढूंढने की बहुत कोशिश की मैंने, पर ये तो मुझे मिल ही नहीं रहा। आप फिक्र मत कीजिए भाई, यहाँ से राइट लेकर एक गार्डन आएगा, फिर वहां से आगे चलकर ही आ जाता है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो, तो आपको आसानी से दिख जाएगा। ठीक है बहन जी, आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। उतने में वहां पर तारा का बड़ा भाई तेजस आ जाता है। अरे भैया, आप यहाँ पर? तुझे शर्म नहीं आती क्या तारा? पर क्या हुआ भैया, आप मुझ पर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे अब तेरी शादी हो चुकी है, और उसके बावजूद भी तू पराये मर्दों के साथ खुलेआम गप्पे मार रही है। अरे नहीं भैया, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। वो भाई तो केवल मुझे हॉस्पिटल का पता ही पूछ रहा था, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। मेरी बात का विश्वास करो भाई, मैं सच बोल रही हूँ। अरे चुप हो जा, ये उल्लू बनाने का काम ना कहीं और जाकर करना। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और मैं सब समझता हूँ।
सच में भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तू जब मायके में थी तब हम तुझे किसी भी लड़के से बात करने ही नहीं देते थे, और अब तुझे इतने अच्छे घराने में ब्याह कर दिया है, तो वहां जाने के बाद तू अपनी आजादी का गलत फायदा उठा रही है क्या? नहीं भैया, आप कुछ भी बोल रहे हो। मैं अब भी किसी भी लड़की के साथ बात नहीं करती। वो लड़का सच में मुझसे पता ही पूछ रहा था। माँ की कसम भैया। अरे अपनी इन फालतू हरकतों के चलते माँ की जान को दाव पर मत लगा तू, बेशरम कहीं की। चल, अब तो मैं तेरे पति और सास को ही बताता हूँ, तभी जाकर तेरी एक घुटने में दबी हुई अकल ठिकाने पर आएगी। फिर तेजस तारा को ससुराल ले जाकर सबको बताता है। क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूँ बहू? तुमने इतनी जल्दी यहाँ पर दोस्त भी बना लिए, और वो भी एक लड़का दोस्त? नहीं पापा जी, ये सच नहीं है। आप लोग इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल भी मत आइए, और इसे ज्यादा बाहर के लोगों से बातचीत करने ही मत दो, नहीं तो बाद में आप ही पछताओगे। इतना बोलकर तेजस वहां से चला जाता है। आप सब प्लीज भैया की बातों में मत आइए। जब मैं वहां मायके में थी तब भी वो और बाकी सब मुझ पर बेवजह ही शक किया करते थे, और अब यहाँ आने के बाद भी वो लोग वापस वही कर रहे हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ। तू चिंता मत कर तारा, भले ही हमने अभी तक तेरे साथ बहुत ही कम वक्त बिताया है, लेकिन इतने कम समय में भी ये बात हम समझ गए हैं कि तू कितनी समझदार और सच्ची है। इसीलिए हमें कोई कुछ भी बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तारा, माँ एकदम सही कह रही है। तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकती हो, जिस किसी को भी साथ लेकर जाना है उसके साथ जा सकती हो, और अगर तुम चाहो तो अपने दोस्तों को घर पर भी बुला सकती हो। हाँ बेटा, और फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपने जीवन में खुश रहना। अब देखो, तुम्हारे वायके वाले कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, और अगर उन्हें सुधरना होता तो अब तक वो लोग सुधर भी जाते, लेकिन अब तो काफी समय बीत चुका है। इसीलिए उन्हें सुधारने में या खुद को साबित करने में अपना वक्त जाया मत करो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें जो करना है वो करो, और मस्त मजे से जियो। शुक्रिया पापा जी, आप सब बहुत अच्छे हो। वरना अगर कोई और लोग होते तो वो लोग तो मेरे मायके वालों की तरह ही ये घटिया बातें सुनाकर फौरन मुझे घर के बाहर ही निकाल देते। मैं खुद को बहुत ही भाग्यवान मानती हूँ कि मुझे इतना अच्छा और भरोसे वाला ससुराल मिला है। फिर एक दिन, अरे माँ जी, अभी तक ये खबर आप तक पहुंची कैसे नहीं? आपकी बेटी तारा मैडम अपनी सहेलियों के साथ गोवा घूमने जा रही है। क्या? ये तो क्या बोल रही है मालिनी? सच में माँ जी, मुझे अभी अभी आपकी बेटी ने बताया। चलो उसका तो अच्छा है, उसके ससुराल वाले तो उसे अच्छे से जीने देते हैं, और एक मेरे ससुराल वाले हैं, पहले तो बेटी का जीना दुश्वार किया, और अब मेरा कर रहे हैं। अरे ओ नालायक, सत्यानाश हो तेरा। क्या जीना दुश्वार किया है हमने तेरा? और यहाँ पर तुझे किस चीज की कमी पड़ी है? बात यहाँ पर कमी पड़ने की नहीं है माँ जी। खैर छोड़ो, अगर मेरा मुंह खुल गया तो बात बहुत बढ़ जाएगी। इतना कहकर मालिनी रसोई में चली जाती है, और गुस्से में आग बबूला हुई चंदा फौरन ईश्वरी को कॉल करती है। हाँ चंदा बहन, बोलिए ना, कैसी हो आप? फिलहाल तो मैं ठीक बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे आपने तारा को गोवा जाने की अनुमति क्यों दे दी? क्यों दी मतलब? अब उसकी अपनी सहेलियों के साथ जाने की इच्छा थी, और इसीलिए वो जा रही है। अरे ईश्वरी बहन, आपके परिवार को मैंने सुलझा हुआ समझा था, लेकिन आप लोग जिस तरह से तारा को छूट दे रहे हो ना, वो सरासर गलत है। आपको तो उसे काबू में रखना चाहिए, वरना वो आपकी दी गई हुई छूट का गलत फायदा उठा सकती है। वो मेरी बेटी है ना, तो मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन अब उसने सबको कह दिया है, अब आखिरी समय पर उसे मना नहीं कर पाऊंगी मैं। और जाने दीजिए ना, उसमें क्या ही होता है, और लड़कियों के साथ ही तो घूमने जा रही है वो,
और सच कहूँ चंदा बहन, तो आप खामखा ही इतना परेशान हो रही हो। खामखा नहीं, कोई वजह जरूर है, इसीलिए तो परेशान हो रही हूं मैं। वरना अपनी बेटी को रोकने का मुझे भी कोई शौक नहीं आया है। देखिए चंदा बहन, बुरा मत मानिए, लेकिन समय के साथ सब बदल जाता है और उस बदलाव में लोग भी आते हैं। इसीलिए तारा के जीवन पर इतना ध्यान मत दीजिए और उसे जैसे जीना है जीने दीजिए। अगर वो कुछ गलत करेगी तो हम सबसे पहले आप ही को बताएंगे और हमें उस पर पूरा भरोसा है, तो वो हमें शर्मिंदा होने का कोई मौका नहीं देगी। ईश्वरी की ये बातें सुनकर चंदा का दिमाग अब और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। इसके ससुराल वाले तो एक नंबर के बेवकूफ हैं। मैं इनसे क्या कह रही हूँ, और ये लोग है कि अपनी ही मनमानी कर रहे हैं। अरे मेरा कोई मान सम्मान है या नहीं? ये लोग तो मेरी कोई बात भी नहीं सुनते। दिन यूं ही बीतते जाते हैं, लेकिन मायके वाले शक करना और तारा के ससुराल वालों को भड़काना बंद ही नहीं करते। ऐसे ही एक दिन, अरे दामाद जी, आप यहाँ स्टेशन के रास्ते पर? हाँ माँ जी, वो दरअसल आज मेरे दोस्त का जन्मदिन था, तो अब ऑफिस के बाद हम सब यहाँ पर उसका जन्मदिन मनाने ही आए थे, और अब मैं वापस जा रहा हूँ। अच्छा, और ये खरीदारी किसके लिए? ये सब तो मैंने तारा के लिए लिया है। उसे ये टोस्ट बटर खारी बहुत पसंद है ना, और साथ ही इस स्टेशन के पास वाले एवन बेकरी का कपकेक, वो तो उसे बहुत पसंद है। पर बेटा, इतना सब करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है मतलब? तारा मेरी बीवी है, और अगर मैं ही उसकी खुशियों का ध्यान नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा माँ जी? वैसी बात नहीं है बेटा, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुम उस पर इतना भी लाड़ प्यार मत बरसाओ। उसके साथ जरा सख्ती से पेश आओ, वरना वो एक दिन तुम्हारे ही सर पर बैठकर नाचने लग जाएगी, और फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब तक काफी देर हो चुकी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा माँ जी, क्योंकि मुझे तारा पर पूरा विश्वास है। इसलिए आप इतनी चिंता मत कीजिए और अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। वो तो मैं दूंगी ही बेटा, पर तुम भी मेरी बात पर ध्यान जरूर देना। जी माँ जी। इन्हें तारा से इतनी दिक्कत क्यों है भला? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तारा इस घर की सगी नहीं, बल्कि सौतेली बेटी है। पता नहीं ये लोग उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हैं। जब देखो तब उसे रोक टोक करते रहते हैं। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन, थैंक यू सो मच मुकुल, आज तुम्हारे कारण मैं अपनी खुद की केक शॉप खोल सकती हूँ। पागल हो क्या? थैंक्स क्यों बोल रही हो? और मेहनत तो इसमें तुम्हारी ही होगी ना। फिर भी मुकुल, अब बस अपने नए काम में तरक्की करना बेटा। मुझे बहुत खुशी हो रही है, और तुम पर गर्व भी महसूस हो रहा है कि मेरी बहू का केक शॉप खुलने वाला है। मोहल्ले में तो सबकी आंखें फटी की फटी ही रह जाएगी। हाँ बेटा, और ये सब देखकर तुम्हारे मायके वाले भी बहुत खुश होंगे। नहीं पापा जी, मुझे तो उनसे अब कोई उम्मीद नहीं है। जैसे ही चंदा और तेजस को केक शॉप खोलने की बात का पता चलता है, तभी, ये सब क्या है माँ? ये किस घराने में ब्याह दिया है तारा को आपने? आपने तो ये कहा था ना कि वो लोग तो बड़े ही उसूलों वाले हैं, और वो लोग तारा के साथ हमारी ही तरह रहेंगे। लेकिन यहाँ तो कहानी कोई और ही मोड़ ले रही है। हाँ बेटा, ये तो मैं भी देख सकती हूँ, और अब फोन पर नहीं, सीधे जाकर मैं उन लोगों से ही बात करूंगी। चंदा तारा के ससुराल चली जाती है। देखिए चंदा बहन, आप आराम से बात कर सकती हो, इतना भड़कने की क्या जरूरत है? भड़कू नहीं तो नाचो क्या? अरे आप लोगों को हम कितनी बार समझा चुके हैं कि इस निकम्मे को इतना आजाद मत छोड़िए आप, पर उसके बावजूद भी आप लोग तो बस अपनी ही चलाते रहते हो। मतलब हमारी बातें गई तेल लेने, उनका कोई मान सम्मान है कि नहीं? अरे नहीं बहन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है आंटी जी, और अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग तारा को इस तरह छूट पे छूट नहीं देते। ये तो इस घर में रहने के लायक ही नहीं है। बड़ी आई बिजनेस करने वाली।
चल, तू फिर से मायके में ही चल, वही तेरी असली जगह है। ये आप क्या कह रही हो माँ? प्लीज शांत हो जाइए। रुक जाइए चंदा बहन, और खबरदार जो आप तारा को इस तरह से अपने साथ ले गई तो ये मेरी बेटी है, तो मैं इसे अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। माना कि ये आपकी बेटी है, पर अब वो हमारी बहू भी है। और अब बस, बहुत हुआ आपका। अरे कितने समय से हम तारा को जानते हैं, दिन रात उसके साथ ही रहते हैं, और इसने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे इस पर इतना शक किया जाए। लेकिन फिर भी आप बेवजह ही इस पर शक करती रहती हो। वही तो। और सच तो ये है कि इनसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि तारा यहाँ आकर इतना खुलकर कैसे जी सकती है। अरे इन्हें तो बस अपनी बेटी को बंदिशों में रखना आता है। मुकुल, अपनी हद में रहकर बात कर। मुकुल अपनी हद में रहकर ही बात कर रहे हैं भैया, और मुझे तो अभी आपको भैया कहने में भी शर्म आ रही है। अरे आप ही थे ना वो जिन्होंने मेरे चरित्र पर सवाल उठाया था, और इन सबको आकर ये भी बताया कि मैं गैर आदमी के साथ गप्पे मार रही हूँ। अरे लानत है आप पर। एक भाई होने के नाते आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाए। तारा कहीं नहीं जाएगी। नहीं चाहिए उसे ऐसा घटिया और शक करने वाला मायका। और आज से उसका ये ससुराल ही मायका बनेगा। क्या? माँ जी ने बिल्कुल सही कहा। मैंने ही आप सबको ये हक देकर रखा था, मुझ पर चिल्लाने का, रोकने टोकने का और शक करने का। लेकिन अब वो हक मैं आपसे छीन रही हूँ। अब से आप लोग मेरे कोई नहीं हो। अरे जो लोग मेरी खुशियों में खुश ना हो, वो लोग क्या खाक अपने होते हैं? और इस तरह अंत में तारा अपने मायके से रिश्ता तोड़कर अपने ससुराल वालों के साथ खुशी से रहती है। रोमिला अपनी बहुएं श्रेया और प्रीति के साथ रहती है। एक दिन की बात है। अरे ओ नालायको, कहाँ रह गई दोनों? आज के दिन मुझे खाना मिलेगा भी या नहीं? हाँ माँ जी। ये लीजिए, मैंने गर्मा गर्म पुलाव बनाया है। नहीं माँ जी, आप इस मनहूस के हाथ का खाना बिल्कुल मत खाओ। मैंने मस्त आपके लिए बटर चिकन बनाया है, ये खाओ आप। चल हट, मनहूस होगी तू। और माँ जी, इसने तो चिकन भी सड़ा हुआ लाया है, उसे खाकर आपको बवासीर हो जाएगा, इसलिए आप तो ये पुलाव ही खाओ। अरे नहीं माँ जी, इसके हाथ का खाना मत ही खाओ आप, इसके हाथ गंदे हैं। लेकिन मेरे हाथ एकदम साफ सुथरे होते हैं। और आपको पता है, ये खुजा खुजा कर खाना बनाती है। बंदरिया कही की। बंदरिया किसे कहा बे तूने? चुड़ैल कही की। अरे अरे बस भी करो, पागल वागल हो गई हो क्या तुम दोनों? जब देखो तब हर दूसरे दिन लड़ती झगड़ती रहती हो, एकदम जंगली बिल्लियों की तरह। अरे वो बिल्लियां भी तुमसे कम ही झगड़ती होंगी, लेकिन तुम दोनों तो उन्हें भी टक्कर दे देती हो। माँ जी, आप इस प्रीति को ही समझाइए। कल रात को मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने इसे कहा था कि मेरे हिस्से का काम तू ही कर दे, जो कि केवल 10 रोटियां ही बनानी थी। लेकिन इस निर्दयी औरत ने वो सब नहीं किया। इसने तो मेरी बीमारी की हालत में भी मुझसे काम करवाया। अब आप ही बताओ, ऐसी पापी औरत के साथ कोई अच्छा बर्ताव क्यों ही करेगा? बकवास बंद कर श्रेया। कल दिन भर बाहर भटक कर आई, और तब तो तुम्हारी तबीयत एकदम चकाचक थी। फिर रात के समय जब काम करने की बारी आई, तभी तुम्हारी तबीयत को बिगड़ना था क्या? ये टोपी पहनाने का काम कहीं और जाकर करो, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। तुम दोनों भी कोई कम नहीं हो। मैं अभी दोनों के हाथ का थोड़ा थोड़ा खाऊंगी। और खबरदार, अगर तुम दोनों में से कोई चिल्लाया तो जबान जला दूंगी, फिर तुम दोनों कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचोगी। अरे नहीं माँ जी, मुझे अपनी जबान से बहुत प्यार है, तो प्लीज इसे मत चलाइए। रोमिला के चिल्लाने से वो दोनों चुप हो जाती है। रोमिला को उनकी पड़ोसन ममता और उसकी दोनों बहुएं संजना और चंचल काफी अच्छी लगती हैं। ऐसे ही एक रोज जब वो उनके घर जाती है, तभी, अरे रोमिला बहन, आराम से बैठिए, ये आपका ही तो घर है। शुक्रिया ममता बहन। भाई वाह, बड़ी ही कमाल की खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है?
मेरी दोनों बहुएं मिलकर गाजर का हलवा बना रही हैं और साथ ही ढेर सारे मसालेदार पकवान भी बन रहे हैं। भाई वाह, क्या बात है। तभी वहां पर संजना और चंचल दोनों सारे पकवान और स्पेशल हलवा लेकर आती हैं और उनके हाथ का खाना खाकर रोमिला को बहुत अच्छा लगता है। हे भगवान, क्या हलवा बनाया है। ये हलवा तो इतना स्वादिष्ट है कि मैं क्या ही कहूँ। मेरे पास शब्द ही नहीं है। तुम तो वाकई में बहुत ही भाग्यवान हो ममता बहन, जो तुम्हें इतनी गुनी बहुएं मिली है, जिनके हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। धन्यवाद बहन। और लीजिए ना काकी जी, शर्माइए मत। हाँ काकी जी, ये कचौरियाँ, छोले और पुरिया, ये भी तो खाइए। मेरी दोनों बहुएं प्रीति और श्रेया जब देखो तब बस लड़ती और झगड़ती ही रहती है। उन्हें तो उससे फुर्सत ही नहीं मिलती, तो वो इतना अच्छा खाना क्या ही बनाएगी। सच सच बताओ दोनों कि इतना अच्छा खाना पकाने का क्या राज है। साथ और प्यार, मतलब मेरी दोनों बहुएं साथ मिलकर प्यार से खाना बनाती हैं और जिस खाने में प्यार मिला हो उसमें स्वाद अपने आप आ जाता है। सच में, ये बात तो वाकई में सच कही तुमने। मेरी दोनों बहुएं तो खाना बनाते समय भी झगड़ती रहती है। अगर वही वो दोनों अच्छे मन और शांत दिमाग से खाना बनाएगी तो उनके द्वारा बनाए गए खाने का स्वाद भी अच्छा ही होगा। तुम्हारी दोनों बहुएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। काश मेरी बहुएं में भी इनके जैसे थोड़े गुण आ जाते। अरे कोई बात नहीं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वैसे तेरी दोनों बहुएं भी अच्छी ही हैं। खैर, अब उन दोनों के बारे में मैं और क्या ही बोलूं। उन्होंने तो मेरा जीना दुश्वार करके रखा है। ऐसा मत कहो बहन, उनमें भी कोई ना कोई अच्छाई छुपी होगी। अक्सर हम लोगों में बुरी आदतें ढूंढते हैं और उन्हें उसी नजरिए से देखने लगते हैं, जबकि उनमें ढेर सारी अच्छाई भी होती है जो दिखाई नहीं देती, पर हमें उसे ढूंढनी पड़ती है। अरे कोई अच्छाई नहीं है उनमें, बस बुराइयां ही भरी पड़ी है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में वो दोनों मेरे घर आ गई। ममता रोमिला को थोड़ा हलवा पैक करके देती है और वो उसे घर लेकर जाती है। कमाल का बना है। हाँ माँ जी, इतना टेस्टी हलवा तो मेरी नानी माँ भी नहीं बनाती थी। इसका स्वाद तो कुछ अलग ही है। अरे वही तो मैं कह रही हूँ कि इनसे कुछ सीखो जरा। ममता की दोनों बहुएं देखो, उन दोनों में कितना प्यार है, अपनापन है। वो दोनों खाना बनाने से लेकर हर एक काम साथ में करती है। देवरानी जेठानी नहीं, बल्कि सहेलियां बनकर साथ रहती है वो, और इसीलिए उनके घर गृहस्थी आज इतनी अच्छी है। लेकिन जरा तुम दोनों को देखो, जब देखो तब कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो, और इसीलिए तुम्हारी घर गृहस्थी भी ऐसी ही है। बस कीजिए माँ जी, आप हमें इस तरह से ताने नहीं दे सकती। हाँ माँ जी, हम थोड़ी ना रोज रोज लड़ते झगड़ते रहते हैं। अरे चुप रहो, तुम दोनों को तो अब रोज का ही हो गया है। ज्यादा बनो मत अब। सब जानती हूँ मैं, दोनों अपना अपना अलग खाना बनाती हो। अरे राशन क्या तुम्हारे मायके से आता है क्या, या फिर तुम दोनों को ही से कमा कर लाती हो? मैं कुछ नहीं जानती। आज से तुम दोनों साथ मिलकर प्यार से खाना बनाओगी। ना बाबा ना, मैं इस चुड़ैल के साथ खाना नहीं बनाने वाली। हाँ तो मुझे भी किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो इस गधी के साथ मैं खाना बनाऊंगी, वो भी प्यार से। प्यार माय फुट। अरे बकवास बंद करो। मैं तुम दोनों की सास हूँ और ये मेरा आदेश है, और तुम दोनों को इस आदेश का पालन करना ही होगा। ना चाहकर भी दोनों को साथ में खाना बनाना ही पड़ता है, लेकिन साथ मिलकर खाना बनाने के चक्कर में वो दोनों रसोई गंदी कर देती है और खुन्नस के कारण सारा खाना बिगड़ जाता है। हे भगवान, उठा ले मुझे। अरे ये क्या सत्यानाश कर दिया है तुम दोनों ने। दिमाग घुटने में है क्या तुम दोनों का? माफ कीजिए माँ जी, लेकिन ये सब इसकी ही करामती है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। अरे चुप कर माँ जी, ये सब इसी ने किया है, मैंने नहीं। मैं तो इसके साथ अच्छे से ही बर्ताव कर रही थी, लेकिन इसने ही जानबूझकर मुझे धक्का मारा और सारा सामान नीचे गिर गया। इसलिए फर्श पर और हम पर
सभी जगह आटा ही आटा गिर गया। और देख तो, आटे से भरने के बाद तू एकदम फुतनी दिख रही है। ज्यादा दांत मत दिखा, तू भी भूतनी ही दिख रही है, कोई मिस वर्ल्ड नहीं दिख रही तू। ओ सॉरी, तू आटे से भरने के बाद तो क्या, पैदाइशी भूतनी लगती है। लो, फिर शुरू हो गई तुम दोनों। सोचा था कि तुम दोनों को अगर साथ मिलकर खाना बनाने के लिए कह दूंगी तो शायद तुम दोनों का रिश्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमने तो यहाँ पूरी रसोई को तहस नहस कर दिया। एक काम करो, आज से दिन का खाना प्रीति बनाएगी और रात का खाना श्रेया बनाएगी और सुबह का नाश्ता मैं बना दिया करूंगी। लेकिन तुम दोनों के कारण मैं अपने घर का राशन बर्बाद नहीं होने दे सकती। चलो अच्छा है माँ जी, इसी बहाने हमारा सुबह के नाश्ते का टेंशन कम हो जाएगा। फिर एक रोज रोमिला देखती है कि संजना आंगन में बैठकर ओखल में कुछ पीस रही होती है। अरे संजना, क्या पीस रही है तू ओखल में? दरअसल काकी जी, वो चंचल की तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, तो उसके लिए मैं दवाई बना रही हूँ, देसी जड़ी बूटी और औषधियों से। क्या बात है, बहुत खूब बेटा। तुम दोनों देवरानी जेठानी में ऐसा ही अटूट प्यार बना रहे। देखो, चंचल की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए संजना उसकी चिंता करते हुए उसके लिए ओखल में जड़ी बूटी पीस रही है, देसी दवाई बना रही है। वो दोनों भी एक दूसरे के लिए कितना सोचती है। घूमना हो, मंदिर जाना हो या फिर सामान लाना हो, हर एक काम वो दोनों साथ मिलकर करती है। वो तुम दोनों साथ मिलकर बस तबाही मचाती हो। बस कीजिए माँ जी, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अरे आपके कानों में तो मशीन लगी हुई है, इसलिए आपको उनके घर से झगड़ों की आवाजें सुनाई नहीं देती। हाँ माँ जी, जैसे हमारे घर पर लड़ाई झगड़े होते हैं वैसे ही वो दोनों भी करती हैं। लेकिन वो दोनों बहुत चालाक हैं, दुनिया के सामने अच्छी बनती हैं, लेकिन घर में बैठकर हमसे भी डबल कलेश करती हैं। अरे चुप रहो, मैं हमेशा उन दोनों की तारीफ करती हूँ और इसीलिए तुम दोनों मुझे उनके खिलाफ भड़का रही हो। मेरे मन में उनके खिलाफ गलत चीजें भरने की कोशिश कर रही हो। माना कि मेरे कान थोड़े कमजोर हैं, पर मुझे अच्छे से पता है कि वो दोनों तुम दोनों जैसी बिल्कुल नहीं है। फिर ऐसे ही एक रोज जब रोमिला शाम के समय सोकर उठती है, तभी वो देखती है कि दोनों बहुएं मस्त पिज्जा बर्गर एंजॉय कर रही हैं। ये क्या, मेरे बिना ये सब खाने की तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? बेशर्म औरतों, अपनी सास के बारे में थोड़ा तो सोच लेती। अभी भी मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। अब क्या करे माँ जी, उसी बात का तो अफसोस है। क्या कहा? कुछ भी तो नहीं माँ जी, लगता है आपके कान की मशीन बदलनी पड़ेगी। कभी कभी तो आपको कुछ सुनाई ही नहीं देता, लेकिन कभी कभार ज्यादा ही सुनाई देता है आपको। एक नंबर की नालायक हो तुम दोनों, काम के वक्त लड़ती रहती हो और बाद में मेरे पीठ पीछे मस्त मजे करती रहती हो। ऐसी बात नहीं है माँ जी, हम दोनों लड़ाई भी करते हैं और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय भी करते हैं, लेकिन आप हमारी अच्छाई देखने की जगह पर जब देखो तो बुराई ही देखती रहती हो और पूरे मोहल्ले में हमारी लड़ाई का थिंडोरा पीटती रहती हो। आपके कारण ही हम आज इतने बदनाम हुए हैं। अगर हरकतें ही ऐसी करोगी तो फिर बदनामी तो होंगी ही ना, और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। ऐसे ही एक रोज जब रोमिला शाम के समय जब ममता के घर से गुजर रही होती है, तभी खिड़की से उसे कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। क्यों रे डायन, तूने मुझे कम सुंदर कहा? अरे तू कौन सी हूर की परी है? अगर मैं डायन हूँ तो तू चुड़ैल है, चुड़ैल। सिलबट्टे जैसी शक्ल है तेरी और कोबर जैसा मुंह और गटर की नाली जैसी तेरी एक भाषा। देख संजना, अब तो अपनी हद पार कर रही है। अगर और कुछ बोला ना तो मैं तेरी बैंड बजा दूंगी। हाँ तो बजाना मेरी बैंड, फिर तो मैं भी तेरे कान के नीचे बजाऊंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। फिर संजना और चंचल दोनों एक दूसरे के बाल नोचकर एक दूसरे को खूब मारने लगती हैं।
ममता उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है। अरे बस भी करो, कितना झगड़ रही हो। आज एक दूसरे की जान लेकर ही दम लोगी क्या? हाँ तो आप इसे समझाइए। मैंने कितनी बार कहा है, ऐसे जानवरों की तरह मत लड़ा करो। आवाज जरा कम किया करो और चिल्लाओ तो बिल्कुल भी मत, वरना आजू बाजू के लोग सुन लेंगे। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारे घर के झगड़े बाहर के लोगों तक पहुंचे। अरे इसी के जरिए तो हमारी इज्जत बरकरार रहती है। और अब जल्दी से तुम दोनों आपस में सुलह कर लो, वरना मैं तुम दोनों की बैंड बजाऊंगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये दोनों भी लड़ती झगड़ती हैं और मैं खामखा अपनी बहुओं को कोसती रही। ये दोनों तो मेरी बहुओं से 100 गुना ज्यादा डेंजर है। बेचारी मेरी बहुएं, वो दोनों तो इतना लड़ती भी नहीं। शायद ममता बहन सही कह रही है, मैं ही पागल हूँ जो अपने घर के झगड़े पूरे मोहल्ले में जाकर बताती हूँ और अपनी इज्जत अपने ही हाथों से गवा देती हूँ। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि अब मुझे सही मायनों में समझ आ चुका है कि जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। फिर रोमिला श्रेया और प्रीति के पास चली जाती है और वो उनसे माफी मांगती है। मैंने हमेशा तुम दोनों की तुलना उन दोनों से की है, जबकि तुम दोनों तो अपने आप में ही अलग हो और तुम दोनों तो उतना लड़ती भी नहीं हो जितना कि वो दोनों लड़ रही थी। पर अब से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी और हमारे घर के झगड़े बाहर तक भी नहीं लेकर जाऊंगी। जो भी होगा वो घर की 4 दीवारी के बीच ही होगा। इस तरह अंत में रोमिला की अकल ठिकानी आ जाती है और वो अपनी बहुओं के साथ खुशी से रहने लगती है।